पिछली कक्षा में हमने रूढ़ि युक्तियाँ या रूढ़िबद्धता क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे रूढ़ि युक्तियों की विशेषताएं। रूढ़ि युक्तियों की विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता है रूढ़ि युक्ति एक मानसिक चित्र है। रूढ़ि युक्तियाँ जो होती हैं किसी सचमुच में किसी वर्ग या समुदाय के व्यक्तियों के संदर्भ में एक मानसिक चित्र होती है, जिसके द्वारा हम उस वर्ग के व्यक्तियों में कुछ विशेषताओं को आरोपित करते हैं। जैसे जाति व्यवस्था को ही देख लीजिए। जाति व्यवस्था में कुछ जाति के लोगों को आज भी हम अस्पृश्यता के कानून बन गया है, लेकिन फिर भी आज भी जो जनरल जो कैटेगरी का व्यक्ति है वो ऐसे कुछ लोगों को जो कि निम्न जाति से संबंधित हैं उन्हें आज भी हम एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। मतलब उन्हें ऐसे ही समझते हैं कि नहीं, इनके साथ उठना बैठना मतलब सही नहीं है। कास्टिज्म की जो भावना है जाति टू जाति डिफर करने की, वो आज भी कई जगह बहुत देखने को हमें मिल जाती है। तो ये क्या है, रूढ़ि युक्ति ने एक हमारे मस्तिष्क में एक डिसाइड कर दिया कि नहीं, ये इस जाति का है तो ये ऐसा ही व्यक्ति है, ये निकृष्ट व्यक्ति है या ये गंदा ही व्यक्ति है। मतलब कास्टिज्म का असर जो शुरुआत से जिस चीज़ की रूढ़ि युक्ति हमारे माइंड में सेट है वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो ये क्या करती है, रूढ़ि युक्ति एक मानसिक चित्र बना देती है। नेक्स्ट है, रूढ़ि युक्तियाँ जो होती है सर्वसम्मत विश्वास होती हैं। रूढ़ि युक्तियों में किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों के बारे में एक ऐसा विश्वास होता है जिस पर कि सब लोग सहमति देते हैं। यानी कि एक कॉमनली लोगों में इस चीज़ पे पूरी तरह से उन लोगों का सबका विश्वास होता है कि नहीं, ये चीज़ गलत ही है। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, औरत जो है अपने पति को देवता मानती है। फिर चाहे वो शराबी हो, कर्तव्यहीन हो, चरित्रहीन हो, उसके साथ ही आपको लाइफ टाइम रहना है। उसे अपना औरत के लिए यही नियम है कि उसे अपना पतिव्रत धर्म निभाना है, चाहे पति कैसा भी हो। और इसमें सब लोगों की, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की भी और एक अनपढ़ व्यक्ति की भी, एक राजनेता की भी, एक वकील की भी, मोस्ट ऑफ दी जो एक कह लो कि जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का यही विश्वास होता है कि नहीं, औरत को हमेशा पति को जो है अपना पतिव्रत धर्म पालन करना चाहिए, चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो। तो ये क्या है, एक रूढ़ि युक्ति है। इसका इतना सर्वसम्मत विश्वास है, लोगों को, सभी लोगों को, स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इससे इफेक्टेड रहते हैं। आज बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं समाज में और अब लोगों का धीरे धीरे माइंडसेट जो है इस चीज़ से चेंज हो रहा है कि नहीं, गलत को गलत और सही को सही मानना चाहिए। लेकिन फिर भी जहाँ रूढ़ि युक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं, अभी भी हमारे समाज में हैं, वहाँ इस रूढ़ि युक्ति की विशेषता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सॉलिड विश्वास होता है कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ है ये रूढ़ि युक्ति की एक विशेषता है। इसी तरह से नेक्स्ट है, रूढ़ि युक्तियों में सामान्यीकरण की क्षमता होती है। देखिए, जब रूढ़ि युक्तियों का विकास होता है तो वो समाज के वर्ग और समुदाय के लोगों के साथ हुए अनुभवों के आधार पर होता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी एक वर्ग या समुदाय के लोगों के संपर्क में आता है और बार बार एक ही प्रकार के अनुभव उस वर्ग के लोगों से प्राप्त होता है, तो वो जो चीज़ है उस वर्ग या समुदाय के सभी लोगों पे वो उस चीज़ को अप्लाई कर लेता है। जैसे मान लीजिए, इसे प्लीज़ आप लोग अदरवाइज ना लें, इसे सिर्फ एक एग्जाम्पल के जैसे समझें। जैसे हमारी मेनली क्या धारणा होती है कि बनिए जो होते हैं कंजूस होते हैं, जाट जो होते हैं बुद्धि से उनमें दिमाग नहीं होता या उनका दिमाग घुटनों में होता है, ऐसे कुछ आपको शब्द सुनने मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सारी अवधारणाएं क्या है, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिली, जाति विशेष से जाट, ठीक है।
अब दो चार मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे कि मैं दो चार ऐसे व्यक्तियों से ही मिली, उनसे इस समुदाय के, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर के थे, बुद्धिहीन थे, उनका व्यवहार सभ्य नहीं था। तो मेरा माइंडसेट कैसा हो जाएगा कि जाट चाहे साले, इसका तो दिमाग ही ऐसे होता है। जैसे आप लोगों ने सुना हो तो हम कई बार ये भी कहते सुनते मिल जाते हैं, हरियाणा के लोग है ना खड़ी बोली बोलते हैं, इनका तो ये तो स्वभाव से होते ही अक्खड़ है, हरियाणा का है, ये ऐसा है वैसा है। तो ये क्या है, ये भी एक माइंडसेट हुआ है, पूर्वाग्रह के आधार पे एक रूढ़ि युक्ति बनी हुई है कि हरियाणा के लोग हैं तो बेकार ही होंगे। लेकिन ऐसा आवश्यक तो नहीं है कि एक जरूरी थोड़ी है, हाथ की 5 उंगलियां है, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती है। सारी उंगलियां, सबकी अलग अलग विशेषता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लंबाई है। तो जिस तरह से आपकी हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, आप एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हिसाब से किसी पूरे समुदाय की या पूरे वर्ग की विशेषता कैसे निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन यही रूढ़ि युक्तियां होती है जो कि एक चीज को सभी पे अप्लाई कर लेती है, जनरलाइजेशन कर देती है। कि हमने जैसे कुछ बच्चों को देखा, हम औसत के आधार पर ही बात करते हैं कि हम क्लास में जो मोस्ट ऑफ दी, जैसे मान लीजिए 100 स्टैंड है आपकी क्लास की, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब आते हैं रेगुलरली, और 90 बच्चे ऐसे हैं कभी आए नहीं आए, कभी नहीं आए। तो औसत के आधार पर ही सामने वाला तो क्या जजमेंट करेगा कि भाई ये लोग नहीं आते। तो इसी बेस पे जो है रूढ़ि युक्तियां निर्धारित होती है। जैसे मैं 4 बार किसी व्यक्ति से मिली और 4 अलग अलग व्यक्तियों से मिली, लेकिन एक कास्ट के, सेम कास्ट के, तो मेरी थॉट क्या हो जाएगी कि इस कास्ट के तो सारे ही व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। तो ये इस तरह से मैं इस चीज़ को आगे फॉलो कर दूँ, किसी और व्यक्ति से मिलूँ और बोलूँ कि है ना अरे तुम्हारी वहाँ पोस्टिंग हो रही है, अरे वहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, सारे बेकार होते हैं, मेरा तो कितनी बार एक्सपीरियंस रह चुका है, ऐसे व्यक्ति। तो इस तरह से ये सामान्यीकरण मैंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर कर दिया। अब उसकी भी भाई पूर्वाग्रह मेरा गया ना उसके पास, तो उसने भी पूर्वाग्रह के आधार पर सोच बना ली। बाई चांस उसके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया कि भाई उससे भी लगे कि हाँ कि ये व्यक्ति, जो जाति विशेष के व्यक्ति ये अच्छे नहीं है या रूड बिहेवियर के, तो वो भी इस चीज़ को अच्छे से उसके अंदर भी दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा कि हाँ उन्होंने कहा था ये ऐसा ही व्यक्ति है और ये इस तरह के इस जाति विशेष के व्यक्ति सारे ऐसे ही होते हैं। तो ये इस तरह से जो रूढ़ि युक्ति होती है वो फिक्स हो जाती है, अपनी जड़ें जमा लेती है। ये सामान्यीकरण की क्षमता जो है इसी प्रकार से रूढ़ि युक्ता की विशेषता है। नेक्स्ट है, रूढ़ि युक्तियाँ जो होती हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। देखिए, सकारात्मक रूढ़ि युक्ताओं के उदाहरण जैसे मिल सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पहाड़ी व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। ईसाई लोग जो है बहुत मिलनसार होते हैं। ये क्या है, ये सकारात्मक रूढ़ि युक्तियाँ हैं। आवश्यक नहीं है कि हर पहाड़ी व्यक्ति या हर ईसाई व्यक्ति ईमानदार होगा और हर पहाड़ी व्यक्ति मेहनती होगा, लेकिन ये माइंडसेट शुरू से जो बताया मैंने आपको, कुछ पूर्वाग्रहों के आधार पे, कुछ अनुभवों के आधार पे निश्चित जो चीज़ें चली आ रही है हम उसको एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। तो ये सकारात्मक रूढ़ि युक्ता। इसी प्रकार से रूढ़ि युक्ता नकारात्मक भी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम बोलते हैं ना बनिए लोग बहुत कंजूस होते हैं, हरियाणा के लोग बहुत रूड होते हैं, ये क्या है, ये नकारात्मक रूढ़ि युक्ताओं के उदाहरण है। तो रूढ़ि युक्त की एक विशेषता है कि रूढ़ि युक्ताएं कैसी होती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, रूढ़ि युक्ताएं जो होती है वो हमारे प्रत्यक्षीकरण में सरलता लाती है। रूढ़ि युक्तियाँ जो है एक व्यक्ति के लिए जटिल संसार को समझने में सरलता लाती है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को समझने की चेष्टा करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, हम हर एक व्यक्ति के व्यवहार को नहीं समझ सकते। लेकिन रूढ़ि युक्ताएं जो हैं हमें एक वर्ग के व्यवहार को एक ही प्रकार की संज्ञा दे देती है, फलतः वो हमारे समक्ष कैसा हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण में सरल हो जाता है। रूढ़ि युक्ताओं का भली प्रकार से समझने के लिए जो है बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि फ्री माइंड होना चाहिए, बहुत ही खुला दिमाग होना चाहिए। ऐसे बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, रूढ़ि युक्ताओं के कारण प्रत्यक्षीकरण में सरलता आ जाती है, लेकिन वो सरलता कई बार जैसे जो नकारात्मक रूढ़ि युक्ताएं होती है या
तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपके दिमाग के अंदर गलत जो है धारणाएं सेट कर देती है। तो उस समय ये रूढ़ियुक्ताओं में जो प्रत्यक्षीकरण की जो सरलता है, जो कि रूढ़ियुक्ताओं की विशेषता है, वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती है। जब हम किसी वर्ग विशेष के लोगों के प्रति जो है एक अपना दिमाग में माइंडसेट कर लेते हैं, एक अपनी धारणा बना लेते हैं, वो कई बार घातक साबित हो जाती है। इस प्रकार से जो ये रूढ़ियुक्ताओं की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे प्रत्यक्षीकरण में सरलता लाती है। नेक्स्ट है कि रूढ़ियुक्ताएं जो होती हैं वो अपरिवर्तनशील होती हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। देखिए कि रूढ़ियुक्ताएं अपरिवर्तनशील होती है, इनको इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ी बात, हम सोचे कि बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगी, नहीं, ये इतनी मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में शुरुआत से, बचपन से बच्चा जब बड़ा होता है तब से उसके जहन में ये चीज़ें होती है, तो वो इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं होती है। और ये समाज के या कह लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में भी होती है, एक बहुत बड़ा समूह उसका समर्थक भी होता है, तो इसलिए इन्हें परिवर्तित करना आसान नहीं होता। ये सुधारात्मक प्रयास करने पर भी परिवर्तित नहीं हो सकती। आज एक सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल आज का देती हूँ, आप भी मानेंगे कि ये सही कह रही हूँ मैं। दहेज प्रथा क्या है? एक रूढ़ियुक्ति है। उसके उन्मूलन के लिए कितने कार्यक्रम चले, आज भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी क्या हमारे समाज से दहेज प्रथा समाप्त हो गई है? नहीं, आज भी समाज में दहेज प्रथा है, आज भी लोग दहेज देते हैं, लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अशिक्षित व्यक्ति करते हैं, ये शिक्षित व्यक्तियों में भी होता है। तो ये रूढ़ियुक्ति है, इसको इतनी आसानी से इसका उन्मूलन नहीं हो रहा है, और ना तो इसीलिए इसकी जो ये विशेषता है उसके ऊपर तो ये बिल्कुल सही है कि ये अपरिवर्तनशील होती है, लेकिन हम चाहें तो बहुत प्रयास करके इसको समाप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की तुलना में ही एज इट इज़ आज भी दहेज प्रथा है, कम है, कई जगह बिल्कुल नहीं है, कहीं जगह ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन परिवर्तन इसमें किया जा सकता है, परिवर्तन असंभव नहीं है। इस प्रकार से ये सारी रूढ़ियुक्ताओं की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि रूढ़ियुक्ताओं के क्या प्रकार हैं, और आगे के टॉपिक्स भी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।